चलिए सर, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं एक बहुत ही नया सा चैप्टर आप लोगों के लिए। समय से डालता हूँ चैप्टर का नाम। पहले एक दो चीज़ क्लेरिफाई कर दूँ मैम। एक सेकंड रुकना बस। चलिए सर, अभी आज आज से अपन पढ़ने वाले हैं कैपिटल गेन का चैप्टर। आज से मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैपिटल गेन। सर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से पीजीबीपी में। जो अपना पुराना चैप्टर था, मेरे को लगता है अपने रेसिडेंशियल स्टेटस, जो अपना बेसिक वाला चैप्टर था वो, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, ये चार चैप्टर काफी ज्यादा अच्छे से कर चुके हैं। इसके सारे क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, सब मॉड्यूल के क्वेश्चन। तो मॉड्यूल के बाद में आपकी एमसीक्यू जो मैंने आपको बुक दी है, और पवन साड़ा सर की बुक के क्वेश्चन। ये चारों चीज़ों मेरे को चाहिए ही चाहिए आप लोगों से इस वीक के अंदर। इस वीक के अंदर आपको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करना है और पास होना है एग्जाम में, अगर मैं सच्ची बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टोन में बात करूँ, अगर आपको अच्छे से पास होना है तो ये चारों चैप्टर आपको इस वीक में निपटाने पड़ेंगे। रही बात पीजीबीपी की, आप लोग वापस से यही क्वेश्चन आपको करने। ऑलमोस्ट अपना हो चुका है, एक्सेप्ट तीन सेक्शन अपने बचे हुए हैं। तीन सेक्शन में 40 बी, 40 ए का ये सेक्शन है, ये दो सेक्शन है, और एक एग्रीकल्चर इनकम। मेनली अपने तीन टॉपिक बचे हुए अच्छे से पढ़ने के लिए, बाकी अपने ऑलमोस्ट पीजीपी कवर कर चुका है। मैंने डेप्रिसिएशन आप डाल भी चुका था वापस से, क्योंकि मुझे लगा कि काफी सारे लोगों को उसमें दिक्कत जा रही है। तो ये सब कुछ अपना ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं एक मिनट देख लूँ, रिकॉर्डिंग शुरू है। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू है। तो अब भी मेरा नेक्स्ट हफ्ते मैं आपको टारगेट बता दूं मेरा। सब मेरा टारगेट है। आज कितनी तारीख है? आज 12 तारीख है। 12, 13, 14, 15 और 16, और मे बी 17। मेरे को इतने दिन लगेगी कैपिटल गेन करने के लिए। 18, 19, 20 अदर सोर्स के लिए लगेगा मुझे। तो उसके बाद में 21, 22, 23 और मे बी 24 मेरे को लगेगा डिडक्शन वाले चैप्टर के लिए। इतना चैप्टर होने के बाद में मुझे 25 25 तारीख लगेगा सेट ऑफ के लिए। 26 और 27 लगेगा मुझे क्लबिंग के लिए। 28, 29, 30 इन दिनों में मेरा रिटर्न ऑन इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम, उसके बाद में एडवांस टैक्स, ये जो सारे छोटे छोटे चैप्टर है वो हो जाएंगे। इसके बाद में सिर्फ आपका एक चैप्टर बचता है टीडीएस का, जो आपको अभी नहीं करना है। जो टीडीएस का चैप्टर बचता है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो धीरे धीरे आप लोग देखते जाएंगे। सर ऐसा क्यों? सर अगर मैं टीडीएस से बोलूँ, तो जितना आपने ऊपर याद किया है, मैं आपको ये इसका बता दूं, ऑलमोस्ट 90% लोग ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं। तो मैं बहुत बड़ा अमाउंट बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी। यानी जब मैं अपना एग्जाम देने गया था, मैं भी टीडीएस का चैप्टर छोड़ के गया था बेटा। ऐसा कुछ नया नहीं बता रहा हूँ कि बाकी सब लोग जाते हैं, मैं खुद अपना टीडीएस का चैप्टर छोड़, पर मैं आप लोगों के साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे को चाहिए कि आप लोग अपना बेस्ट करें, मेरे को चाहिए आप लोग अपना बेस्ट करें। तो बेस्ट के लिए मैं आपको एक चीज चैप्टर कराऊंगा। इस चैप्टर की खासियत ही है कि जितना एग्जाम के पहले इसको पढ़ोगे, मैं डाल दूंगा एक बार, आपको अभी पढ़ना है और इसको सेव करके रखना है ये लेक्चर्स। तो क्या, मैं धीरे धीरे लेक्चर्स अब मैं डिलीट करना शुरू कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल से। मैं आपको अलग से इसको पेन ड्राइव में दे दूंगा, क्योंकि मैं इसको फ्री अवेलेबल नहीं करा सकता। बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं आपको अलग से कॉपी करवा दूंगा बाद में, जब भी अपना लॉकडाउन खुलेगा। लेकिन अभी सीन ऐसा है कि ये जो टीडीएस का रहेगा, मैं इसको अपलोड करूंगा एक बार, आप लोग एक बार देखेंगे भी। लेकिन इंपॉर्टेंटली ये रहेगा अपने लिए, इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इसको आप बार बार देखें, तभी ये चीज़ याद होगी। जितनी बार देखोगे तभी ये चीज़ याद होगी, पक्की बात है। तो मैं आपको अपना शेड्यूल बता दूं। अपन 31 ऑफ मई तक के पढ़ेंगे। जितना भी कोर्स हो जाए, जितना भी कोर्स हो जाए, अपन 31, अपना 1 जून से मैं एफएम शुरू करा दूंगा। 1 जून से मैं एफएम शुरू करा दूंगा आपका। साथ में जो भी पेंडिंग रहेगा, डीटी का, वो अपना चलते रहेगा, वो अपना साथ में चलते रहेगा। बात समझ में आ रही है? वो साथ में अपन करते रहेंगे, ये शुरू हो जाएगा, ताकि आपका जो कोर्स है वो जून और जुलाई, 31 जुलाई तक के ऑलमोस्ट 90% कोर्स खत्म हो जाए, और 15 अगस्त तक के 100% कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। 15 अगस्त तक के आपका 100% कोर्स खत्म हो जाएगा विथ प्रैक्टिस, ये भी मेरा गारंटी आपको है सर। उसके बाद में 15 अगस्त एक बार जैसे आता है, आपको 15-20 डेज का टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। सर ये टाइम मिल गया आपको। सर इसके बाद में तुरंत बाद आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, हमारी मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट जो आपकी होती है आपको वो देनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा अच्छे से, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से चेक भी करेंगे अपन। बात समझ आ रही? तो पूरा मेरा शेड्यूल रहेगा जिस तरीके से मैंने बताया। सर आप टेंशन मत लो कि 31 मई तक होता है कि नहीं होता, क्योंकि सर डीटी है, मेरे को अगर सिर्फ पढ़ाना रहेगा तब लोग देखोगे कि मैं वीडियो में भी आपको रिवीजन करा रहा हूँ, जो नॉर्मली कहीं नहीं होता। आप किसी से भी बात करो, वीडियो में रिवीजन मतलब कुछ नया ही हो गया है। तो अगर अपन वीडियो में भी रिवाइज करें तो मेरे को समझ लो कि मैं किस हद तक आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरे को सिर्फ पढ़ाना नहीं, मेरे को याद कराना है। मैं पहले से मोटो दे के रखा, मेरे को याद करवाना है। और सर जिस दिन भी खत्म होगा मेरा एक 15 डेज का, मैं एक 15 डेज का क्लास लूंगा आपका पूरा का पूरा डीटी पे, जिसमें अपन सिर्फ 15 दिन में आप इतना समझ लेना कि आपको फिर भगवान भी आ जाए तो डीटी में फेल नहीं कर सकता। इतनी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा विश्वास है मेरे अंदर। मैं बोल रहा हूँ मैं वो 15 दिन में आपको डीटी पूरा याद करा दूंगा, रटवा दूंगा। आप लोग अभी प्रैक्टिस सॉल्व करिए, सब प्रोविजन याद अगर देख देख के करना है देख देख के करिए, ऐसा कोई दिक्कत, उसको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। बात समझ में आ रही? तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, मतलब कुछ ना कुछ मैंने पहले करवाया है ताकि इतने अच्छे से आपको मैं भी बोल पा रहा हूँ। तो चलो बहुत टाइम पास हो गया, ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट अपन दे चुके हैं। अब मैं अपना नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सर नया चैप्टर अपना रहेगा कैपिटल गेन। सर नया चैप्टर क्या है? कैपिटल गेन। अगर मैं आपको लेके जाऊँ अपन ने क्या क्या पढ़ा है, तो अपन ने हेड्स ऑफ इनकम देखे थे बेटा। हेड्स ऑफ इनकम में अपन ने देखे थे 5 टाइप की इनकम होती है। सर हेड्स ऑफ इनकम में 5 टाइप की होती है। सर कौन कौन सी? सबसे पहले अपन ने दिखा था सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। फिर अपन ने धीरे से शुरू किया था पीजीबीपी। सर ये 3 लोग कौन कौन है? सर जिसको सैलरी मिलता उसकी टैक्सेबल होती है। सर जिसको हाउस प्रॉपर्टी मिलता उसको टैक्सेबल होती है। सर पीजीबीपी जिसको जिसके बिजनेस का। अब सर नया रहेगा अपना कैपिटल गेन। सर नया क्या है अपना? कैपिटल गेन। सर इसको इतना हवा क्यों बना के रखा? हाँ सर एक और बात, इसके नोट्स आप लोग आज की डेट अगर मैं बोलूँ तो 12 तारीख है आज, 12 मई। आपको 13 तारीख को इसके कल नोट्स मिल जाएंगे, आपको पाउल वाले के पास से उठाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज छोड़ जाऊंगा, उसके बाद में कल आप लोग उठा लेना, फिर आप कर लोगे। सर अभी मैं नोट्स का कम से कम इस्तेमाल करूंगा, जितना हो सके मैं अपना ओरली लूंगा। और सर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा वो नोट्स की, ताकि आपको कभी फिर दिक्कत ना आ जाए। ठीक है सर, तो पीजीपी पढ़े। अब मेरा नया टाइम है तो एक कैपिटल गेन पढ़ाना। सर कैपिटल गेन होता क्या है? सर अगर मैं बोलूँ कैपिटल और गेन, सर आपको पता है कि जब भी मैं गेन बोला तो ऑटोमेटिकली उसमें लॉस भी इंक्लूड होता है। सर क्या प्रॉफिट के साथ में लॉस नहीं होता? सर लॉस भी होगा और प्रॉफिट। सर मैंने पीजीबी भी पढ़ा, प्रॉफिट और गेन्स फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। सर जब मैं प्रॉफिट की बात करता तो उसके साथ में अपने आप क्या इंक्लूड हो जाता? लॉस अपने आप उसके साथ में आ जाता है। सर तो मैं लॉस की बात भी कर रहा हूँ, सर मैं लॉस की बात भी कर रहा हूँ। बात समझ में आई? सर तो कैपिटल गेन पढ़ रहे अपन। तो गेन हुआ प्रॉफिट और लॉस, जो पैसा कमाऊंगा या फिर हारूंगा, लॉस होएगा। तो सर एक कैपिटल मतलब क्या? सर इसमें जब मैं अगर सिंपल सी बात बोलूं, सर कैपिटल असेट बेच के जो पैसा मिलेगा। तो क्या बोला मैंने? कैपिटल असेट बेच के जब मेरे को पैसा मिलेगा उसी को मैं बोलता कैपिटल गेन। अब सर कैपिटल असेट मतलब क्या? ये सर आपको दिया हुआ है इसके चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 45(1) में। सर कहाँ पे दिया हुआ है इसके चार्जिंग सेक्शन 45(1) में? बात समझ में? सर अभी तक की क्या पढ़ा अपन ने? सर मैंने बोला कैपिटल गेन। सर गेन का मतलब क्या होता है? लॉस और प्रॉफिट, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, पैसा कमाना या पैसा लुटाना, यही चीज होती है। सर कैपिटल का मतलब क्या? सर कैपिटल क्या मतलब क्या? जब मैं कैपिटल असेट बेचूंगा तो कैपिटल असेट कहाँ पे दिया हुआ है? तो इसका पूरा का पूरा चार्जिंग सेक्शन है 45(1) में। सर कैपिटल असेट के बारे में नहीं दिया, सर आपको दिया चार्जिंग सेक्शन 45(1) में किस तरीके से यहाँ पे इनकम टैक्सेबल होगी। अगर मैं आपको जनरल बात बताऊँ, सर आपको भी पता है कैपिटल असेट मतलब कि जो अपने फिक्स असेट वगैरह रहते हैं उसके। पर सर यहाँ पे बहुत वाइड कंसेप्ट है, तो अपना लॉजिक लगाना मत, अपना लॉजिक लगाना मत। तो सर मैं शुरू करता हूँ। तो 45(1) मेरे को क्या बताता था? अभी सिर्फ सुनिए, लिखने का टेंशन बिल्कुल मत करना। तो 45(1) क्या बताता कि जब मैं कैपिटल असेट को ट्रांसफर करूंगा, वर्ड समझना, जब मैं अपने कैपिटल असेट को ट्रांसफर करूंगा, उससे जो इनकम होगी वो यहाँ टैक्सेबल रहेगी। वो यहाँ पे क्या रहेगी? टैक्सेबल रहेगी। तो 45(1) क्या बोलता कि यहाँ पे जो भी कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से जो भी इनकम होगी यहाँ पे क्या रहेगी? टैक्सेबल रहेगी। तो अगर मैं सिंपल सा अगर फॉर्मेट बोलूँ, सिंपल सा बिना टेक्निकलिटी में जाए एकदम सिंपल सा अगर मैं बात करूँ, तो मान लो एक कैपिटल असेट है
उसका आपको सेल्स प्राइस दिया हुआ है, एक कैपिटल एसेट उसका क्या दिया हुआ है, सेल्स प्राइस दिया हुआ है। तो उसमें से सबसे पहले माइनस क्या हो गया, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ये क्या होता है सर, सर एक्सपेंसेस और ट्रांसफर मतलब ब्रोकरेज वगैरह। मान लो कि मैंने एक गाड़ी बेचा 1 लाख रुपए की, पर उसमें मैंने अपने एजेंट अपॉइंट किया था, उसको 2% कमीशन देना है, तो उसी को क्या बोलता मैं, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। वो खुद आएंगे। तो उन्हीं चीजों को मैं क्या बोलता हूँ, नेट सेल कंसिडरेशन। मतलब कि एक्चुअल में मेरे को कितना पैसा मिला, एक्चुअल में को कितना पैसा मिला। सर इसमें से माइनस होगी क्या, किसी भी चीज की कॉस्ट प्राइस, जो मेरी कैपिटल एसेट की क्या थी, कॉस्ट प्राइस। इससे क्या मिलेगा मेरे को, कैपिटल गेन या फिर कैपिटल प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी मिलेगा। अब मैं देखूंगा ये कैपिटल गेन या प्रॉफिट एग्जम्प्ट तो नहीं है, ये क्या एग्जम्प्ट तो नहीं है। और अगर मेरे को एग्जम्प्ट निकाल लूंगा मैं, जितना भी एग्जम्प्ट होगा मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा इनकम चार्जेबल टू टैक्स। ये एक बार ये सब करने का मेरे को क्या मिल जाता है, मेरा इनकम चार्जेबल टू टैक्स। बात समझ में आई क्या सर। तो सबसे पहले सेल्स प्राइस। फॉर एग्जांपल अपने ये चैप्टर में जितने एग्जांपल आपको मैं कराऊंगा तो आप सोच भी नहीं सकते, पक्का। तो लिखते रहना, सिर्फ लिखना है समझना है, लिखना है समझना है, पक्की बात है। फॉर एग्जाम्पल समझो, मेरे पास में एक मशीन है जो 100 रुपए की थी। एक मशीन है जो कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी। मैंने उसको बेचना था, मेरे को यहाँ पे मिस्टर कृष्णा, कृष्णा को बेचना है मशीन। कृष्णा ने गया, कृष्णा गया किसके पास में, विजय के पास में। विजय को बोला भाई मशीन बिकवा दे दे। विजय ने ढूंढा यश को, विजय ने किसको ढूंढा, यश को। मैंने इसको बोला कि मैं तेरे को 2% दूंगा, तो इसने इसको 100 रुपए में बेच दिया। मेरे को तो मेरा सेल्स प्राइस कितना है, 100 रुपए का, लेकिन मेरे को उसमें 2% देना पड़ेगा किसको, विजय को। 100 रुपए का 2%, तो मेरा नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 98। नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 98। मान लो कि मशीन की मेरी कॉस्ट थी 40 रुपीज की, मान लो मेरी कॉस्ट कितनी थी, 40 रुपीज की। तो कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 58 का। कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 58 का। मान लो कि इसमें से गवर्नमेंट ने एग्जाम करके रखा था 30 रुपए। कितने रुपए एग्जाम करके रखा था, 30 रुपए। मेरे को इनकम कितनी हो गई, 28 रुपए की। मेरे को इनकम कितनी हो गई, 28 रुपए की। ये बात समझे, एकदम रफ लैंग्वेज है बेटा ये, इसको अपना फेयर मत समझना, ये रफ लैंग्वेज है। मैं टेक्निकल वर्ड्स में अभी तक गया नहीं हूँ, मैं अभी तक के टेक्निकल वर्ड्स में गया नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है। ये रफ लैंग्वेज में इस तरीके से कैलकुलेशन होता है कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर। सिर्फ अपने इतना सा पढ़े सर, कैपिटल गेन मतलब क्या, जब मेरे को गेन और लॉस होगा, किससे गेन और लॉस होगा सर, कैपिटल असेट बेचने से। क्या बेचने से, कैपिटल असेट। सर चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, सर चार्जिंग सेक्शन है 45(1). सर चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, 45(1), जो क्या बोलता है, इनकम जो मेरे को होगी कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे वर्ड आप बहुत इंपॉर्टेंट देखोगे, ट्रांसफर। सही, ट्रांसफर का मतलब क्या है सर, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। सर वो एवरीथिंग मैं आपको आगे समझाऊंगा, पक्की बात है। तो सर आगे बढ़ते हैं। तो सर क्या बोलना चाहता है ये, क्या बोलना चाहता है मेरे को कि कैपिटल गेन मेरे को कब होगा, जब मैं कैपिटल असेट को बेचूंगा, जब मैं कैपिटल असेट को बेचूंगा, उससे जो इनकम होगी वो कौन से हेड में टैक्सेबल रहेगी, कैपिटल गेन हेड में। सर कौन से सेक्शन के अंदर, चार्जिंग सेक्शन है 45(1). सर कैलकुलेशन कैसे होगा, तो सेल प्राइस में से एक्सपेंशन और ट्रांसफर माइनस करूंगा, सर नेट सेल कंसिडरेशन मिलेगा, उससे मैं क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस। सर तो इसका आप मेरे को एक बात बताइए, तो इसका एग्जाम में कैसा लिखना है। तो एग्जाम्पल थोड़ा मिटका देता मैं। तो एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है सर, जैसे कि ये सेल्स प्राइस को, ये सेल्स प्राइस को हमारे आईसीआई और इनकम टैक्स में बोला गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि इसमें हर चीज है, इसमें हर चीज है। तो कैसे बताऊंगा, तो इसको क्या बोलता हूँ मैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो इसमें से लेस होता है, तो क्या लेस होता है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो अपन ने वहां पे भी लिखे थे। इससे सर मेरे को मिलेगा मेरा नेट सेल कंसिडरेशन। सर ये अभी मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूँ कि टेक्निकल वर्ड्स क्या है, मैंने कुछ समझाना शुरू नहीं किया है। तो ये कॉस्ट प्राइस को मैं इनकम टैक्स में लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात समझ में। तो सर इससे मेरे को मिलेगा कैपिटल गेन, इससे मेरे को क्या मिलेगा, कैपिटल गेन, गेन और लॉस। फिर इसमें से माइनस होते हैं एग्जम्पशन। अगर कोई एग्जम्पशन मिला हुआ है,
इसके आगे वर्ड लिखना इफ एनी, अगर कोई एग्जाम्शन मिला हुआ है, और ये होगा आपका इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। इसी को मैं क्या बोलता है, इनकम अंडर हेड, अंडर अंडर द हेड अंडर सेक्शन कैपिटल गेन। आई होप आपको सिर्फ फॉर्मेट समझ में आया। सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक के, शुरू तक के नहीं किया है। तो मैंने सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा कैपिटल गेन। उससे क्या होता है, तो गेन होगा 45(1) के अंदर में ट्रांसफर करने से होगा, जो भी इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। रफ में अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके से बातें करता हूँ। और अगर इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँ तो सर ये होता है। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन मतलब कि आपका सेल्स प्राइस, फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन मतलब कि आपका सेल्स प्राइस। सर उसमें से माइनस क्या करूंगा, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। इसमें एक लाइन लिख लेगा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर पे, any expenses related to the sale of an capital asset is treated as expenses on transfer। क्या बोला मैंने, any expense incur for the purpose of selling and capital asset is termed as expenses on transfer। तो ऐसा क्यों, तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, सर ब्रोकरेज, सर मैं कमीशन एजेंट, कमीशन, कुछ भी चीज आ सकती है, ये हो जाएंगे क्या, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नेट सेल्स कंसिडरेशन माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर मैं सर बोलूँ आपको, आपका 40% चैप्टर इसका है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन कैसे निकालना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन तो बहुत सारे केस है, अगर कोई असेट था उसको इंश्योरेंस कंपनी देके चली गई, आपके पास में एक असेट था आपने उसको बिजनेस में लेके आ गए। सर एक असेट था जिसको आपने फ्री में दे दिए, एक असेट था जिसको आपने आधा टुकड़े में दे दिए, एक असेट था जिसको आपने कैश में दे दिए। सब बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस। 40% चैप्टर आपका क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने का। सब 40% चैप्टर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का। 40% चैप्टर क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर इसमें क्या है, सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर इंपॉर्टेंट क्या है, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में तो मेरे मेरे दादाजी ने आज से 100 साल पहले एक घर खरीदे थे। 100 साल पहले एक घर खरीदे थे, वो मान लो 1000 रुपए का। सर आज की कीमत है 1 करोड़ रुपए, आज की कीमत है 1 करोड़। तो सर मेरे को कैपिटल गेन क्या 1 करोड़ माइनस 1000 का हो सर, तो मैं लूट जाऊंगा जितना सर मैं गेन नहीं हो रहा तो मैं टैक्स दे दूंगा। तो ये तो मजाक चल रहा है आपके यहाँ पे। सर तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसमें इंडेक्सिंग नाम का एक चीज आएगा सर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ देखेंगे। सर 10% चैप्टर का आपका ये एग्जाम्शन का है। सर 10% चैप्टर क्या है, एग्जाम्शन किस तरीके से निकालते हैं। तो पहला चैप्टर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालना है, दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालनी है, तो तीसरा एग्जाम्शन कैसे निकालना है, और सर आखिरी है ये जो इनकम लगेगी उस पर टैक्स कौन से परसेंट से निकालना है, उसको टैक्स कौन से परसेंट से निकालना है। अगर मैं आपको मोटा मोटी चैप्टर को बांट के दूं तो सर इतनी बात समझना, अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाना चाहूँ तो आपको पढ़ना है कॉस्ट ऑफ, नहीं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आपको ये चैप्टर में पढ़ना क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दूसरी चीज आपको पढ़नी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो तीसरी चीज पढ़नी है आपको इंपॉर्टेंटली एग्जाम्शन। तो चौथी चीज पढ़नी है आपको टैक्स रेट। और फिर जो बची हुई चीज उसको मैं रेसिडुअल बोल देता हूँ, बची हुई चीज को क्या बोलूंगा मैं, रेसिडुअल। तो अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से कम 40% इस पे पढ़ना है, कम से कम 40% इस पे पढ़ना है, 40% इस पे, 10% इस पे, 10% इस पे रहेगा। सर आप बोलोगे 100%, सर आपको 100 ने आपको 105% की मेहनत करनी, तभी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी आप लोग डीटी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। जब तक कि इस तरीके की मेहनत नहीं रहेंगे, आप स्कोर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात समझ आई। सर आपका पूरा चैप्टर का गाइडलाइन है कि इस तरीके से चैप्टर चलेगा, तो इस तरीके से चैप्टर चलेगा। पहले आप लोग कॉपी करेंगे तो सिर्फ जो भी आपको इच्छा है अभी तो वही कॉपी करो, जो इच्छा हो रही कॉपी करते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ। ऐसा मत करना कि जैसा अपन कॉस्ट में करते थे, पहले पूरा समझ लो फिर लिखो। मैं चाहूंगा कि पहले समझते साथ साथ लिखते जाओ, ताकि और मजा भी आएगा, और लिखते रहोगे तो नींद भी नहीं आएंगी। मैं वैसे ट्राई करूंगा कि आपको नींद बिल्कुल भी ना आए, अपन बहुत मस्ती से करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे, खत्म करते जाएंगे सब कुछ, पर मेरी ध्यान ध्यान से समझना चीजों को, पक्की बात है। तो सर मैं शुरू करता हूँ आपको, मैं लेके जाता हूँ सीधा आपको नोट्स के अंदर में। सर मैं नीरज अरोड़ा सर के नोट यूज कर रहा हूँ इसमें, तो इसका कोई टेंशन नहीं अपने को। तो सर सबसे पहले इसको मेरे को फुल स्क्रीन करना पड़ेगा सिर्फ। चलो सर शुरू करता हूँ मैं। सर चैप्टर में सिर्फ कैपिटल गेन। सर चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, 45(1). सर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज के आज में, आप लोग जब भी पढ़ना शुरू करेंगे। और इसका प्रिंट आउट आपको पाउल वाले के पास से लेना है कल में, ठीक है।
तो सर चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, ध्यान देना वर्ड्स में, एनी प्रॉफिट और गेन, कोई भी प्रॉफिट या फिर कोई भी गेन जो अराइज होगा, वर्ड समझना, ट्रांसफर से, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट। सर आपका मतलब पहला आना, ट्रांसफर मतलब क्या सर, कैपिटल असेट मतलब क्या, अफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, सर आपने सेक्शन 3 में ऑलरेडी इसको पढ़ चुका है, shall be chargeable to the income tax under the head capital gain and shall be the deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place। सर इससे मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूँ और इसके आगे भी करता हूँ, unless such capital gain is exempt, unless such capital gain is exempt under section this much। सर इतना सारा करवा दिया, कुछ समझ में आया। सर देखो एक तोड़ना किसको बोलते हैं सर, अगर मैं लॉ पढ़ना बताऊँ तो एक एक वर्ड का मतलब होता है सर, एक एक वर्ड का मतलब किस तरीके से होता है, बात समझना। सर अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ सर, कैपिटल गेन चैप्टर है सेक्शन 45(1), सेक्शन 45(1), मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना पीडीएफ निकाल के रखना, मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका वो चीज़ को, तो आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएंगी, तो मैं बार बार शिफ्टिंग नहीं करूंगा ताकि लोगों को कंफ्यूज होता है। मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ। सेक्शन 45(1) सर चार्जिंग सेक्शन है, इसमें स्टार्टिंग कैसे हुआ है, सबसे पहली चीज, एनी प्रॉफिट और गेन, तो कोई भी प्रॉफिट है या कोई भी गेन तो किससे हो रहा है, अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर, मैं यहाँ पे मिटा दूँ इसको सर, अराइजिंग किससे हो रहा है, ट्रांसफर की वजह से हो रहा है सर, ट्रांसफर किसका सर, कैपिटल असेट का, सर ट्रांसफर किसका, कैपिटल असेट का, बात समझ में आ रही है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन कैपिटल असेट इन अ प्रीवियस ईयर, कब हो रहा है, प्रीवियस ईयर में, तो उसको मैं इनकम मानूंगा, तो इनकम रहेगी वो किसकी, प्रीवियस ईयर की ही इनकम रहेगी, किसकी इनकम रहेगी, प्रीवियस ईयर की ही इनकम रहेगी। तो सर अब आप समझना, आपको प्रॉफिट और गेन पता है कि जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, सर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, सर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, सर कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ, वो ट्रांसफर कब होना चाहिए सर, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, तो अगर सिंपल सी बात बोलूँ तो मैं क्या होगा, 45(1) जो बोलता है कि क्या होना चाहिए आपके पास में, कैपिटल एसेट होना चाहिए, साथ में उसका क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। सर 45(1) सर कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट, और उसका क्या करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए, और इससे आपको या तो प्रॉफिट या फिर गेन होना चाहिए, प्रॉफिट या फिर गेन होना चाहिए, प्रॉफिट या फिर गेन होना चाहिए, बात समझ आ रही है। अब अगली चीज, अगली चीज समझना, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में कर दे दी, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दिया, सर मेरे को कोई प्रॉफिट हुआ क्या सर, क्या मेरे को कोई गेन हुआ क्या, नहीं, तो वहाँ पे कैपिटल गेन हेड में लगने वाला नहीं, वो कैपिटल गेन हेड में आएगा नहीं, बात समझ आई। सर वर्ड्स पकड़ना मेरे, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ उस शीट में। सर देखो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, सर एनी प्रॉफिट, तो क्या बोलना है, एनी प्रॉफिट और गेन, कोई भी प्रॉफिट और कोई भी गेन अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर, पहला वर्ड क्या है, ट्रांसफर का, थोड़ा सा मेरे को समय देना, मैं अपने लिए मार्कर अरेंज कर रहा हूँ। तो देखो, तो ट्रांसफर की बात किया उसने यहाँ पे, ऑफ किसका, कैपिटल असेट अफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, बाद में शैल बी चार्ज द कैपिटल, शैल बी डीम्ड टू द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसकी इनकम कम मानेगी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बात समझ में आ रही है ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझने का ट्राई करना, शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर in which the transfer took place unless the capital gain is exempt। तो बात समझना मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ये लाइन का मतलब समझना, तो आपको पहली बात चीज समझना, 45(1) क्या बोलता है कि भाई कैपिटल एसेट होना और साथ में क्या होना, ट्रांसफर होना और प्रॉफिट और गेन होना, मतलब कि गिफ्ट में कैपिटल गेन लगता नहीं है। तो दूसरी लाइन क्या बोलता है, जब आपको आप अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो इससे जो प्रॉफिट और गेन रहेगा सब वो टैक्सेबल रहेगा कैपिटल गेन हेड के अंदर इन द प्रीवियस ईयर, in the previous year in which capital asset is transfer। से बहुत इंपॉर्टेंस है इसको, ऐसा क्यों आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो सर, इन द ईयर इन विच द कैपिटल असेट इज ट्रांसफर, मतलब बात समझना, से 19 20 21 अपना अपना प्रीवियस है 19 20, मान लो मैंने याली डेट पे असेट को ट्रांसफर किया,
यानी एसेट में मैंने अग्रीमेंट वगैरह कर दिया। यहाँ पे मेरे को पैसा आया फॉर सेम, ये 1/4/19 है, 31/3/20 है, और ये 31/3/21 है। ठीक है, तो याली कोई डेट पे मेरे को मनी रिसीवेबल हुआ, मेरे को इस डेट पे क्या आया, पैसा आया बेटा। याली डेट पे मैंने एसेट को ट्रांसफर किया, तो कौन से ईयर में टैक्सेबल रहेगा, बात समझना। याले उसमें मैंने असेट को सेल किया और याले प्रीवियस ईयर मेरे को पैसा मिला, मनी रिसीव हुआ, तो मैं अकाउंटिंग करता हूँ मान लो कैश सिस्टम से। मैं अकाउंटिंग कैसे करता हूँ, कैश सिस्टम, मतलब कि मैं असेट की सेल कब दिखाऊंगा, ये वाले साल में दिखाऊंगा 2021 में, बात समझ आ रही है। पर लेकिन मेरे को तो प्रीवियस, मेरे को तो वो टैक्सेबल कब होगा, कैपिटल गेन मेरा टैक्सेबल कब होगा, तो मेरा कैपिटल गेन 19-20 में ही टैक्सेबल होगा। सर बात समझना, तो बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इतना डिटेल में आप लोग कभी जाओगे ही नहीं। तो क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे चीज है, ये लाइन पढ़ते जाओ बस। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, मैं पूरा मिटका देता हूँ ताकि बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करेगी फालतू फालतू। देखो, एंड शेल बी डीम, डीम मतलब मानना, टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, कौन से इनकम को मानूंगा मैं, इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, इन विच द ट्रांसफर। तो यहाँ पे वर्ड ट्रांसफर लिखा है कि मनी लिखा हुआ है, तो मेरे को ट्रांसफर चाहिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ट्रांसफर चाहिए। तो याले केस में जो मैं आपको बता रहा था, सर 19, 20 और 21, सर ट्रांसफर कब हुआ 19-20 में, और पैसा कब मिला 20-21 में। सर मैं यूज करता हूँ कैश अकाउंटिंग, मैं कौन सी अकाउंटिंग यूज करता हूँ, सर कैश अकाउंटिंग। दो टाइप की अकाउंटिंग होती है, अक्रूवल और कैश। तो अक्रूवल में जब आप चीज अक्रू हो जाती है तब कर दो, कैश में जब पैसा मिलता है। सर यहाँ पे ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होगा मेरे बुक्स में, सर 20-21 में। सर लेकिन मेरे को टैक्स देना पड़ेगा 19-20 में, क्योंकि ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है, कब हो चुका है 19-20 में मेरा ट्रांसफर हो चुका है, 19-20 में मेरा ट्रांसफर हो चुका है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो जब मेरा 19-20 में ट्रांसफर हो चुका है, तो मनी कभी भी मिले, पैसा मिले या ना मिले, तो मेरे को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कोई मेरे को बोलेगा, कोई मेरे को बोले, तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफर किया, आगे जाके मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेचा, पैसा ही नहीं मिला, पैसा मेरा गायब। सर तो एक फोरफिटेड वाला एक चैप्टर आएगा अपना, फोरफिटेड वाला अपना एक आएगा अदर सोर्स में, और इसमें भी आएगा। मैं उसको आराम से अच्छे से आपको मैं डिस्कस करूंगा उसमें वो चीज। लेकिन सर जब भी आप ट्रांसफर कर दोगे तब आपका टैक्सेबल हो जाएगा, जब भी आप ट्रांसफर करोगे आपका चीजें टैक्सेबल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ू, चलिए सर। सर अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, तो ऊपर लेके जाता मैंने आपको ये तक, यहाँ तक करवा दिया था। सेक्शन अगर 45(1) की बात बोलूँ मैं, तो अगर आपको कोई प्रॉफिट और गेन होता है, किससे होना चाहिए सर, ट्रांसफर से होना चाहिए। ट्रांसफर किसका, कैपिटल असेट का, कब होगा, जो भी प्रीवियस ईयर में होगा वो प्रीवियस ईयर में इसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, वो प्रीवियस ईयर में इसकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। सर अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ, ये एग्जाम्पल दिया मैंने सिंपल सा आपको। सर मैं अगर आपको बोलूँ 45(1) की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं 45(1) की बात करता हूँ, 45(1), तो आपको दो चीज आएंगी, क्या होना चाहिए, कैपिटल असेट होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए, कैपिटल असेट होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, वो चीज को ट्रांसफर करेंगे, साथ में क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, पक्की बात। तो सर आपको पहली बात पता होना चाहिए कि ट्रांसफर क्या होता है और कैपिटल असेट क्या है। तो सर सेक्शन 214 में, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में आपको समझाया था, जैसे ये सेक्शन है, और जब सेक्शन में लिस्ट दी रहती है उसको मैं क्लॉज बोलता हूँ, उसको मैं सबसेक्शन बोलता नहीं हूँ। उसमें दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि कैपिटल असेट क्या होता है, उसमें दिया हुआ है कि कैपिटल असेट क्या होता है, इसी ये हो गया, कैपिटल असेट क्या होता है। बात समझ में आ रही है। तो सर अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, वापिस से लेके जाता हूँ आपको। सर देखो, अगर आपको कोई भी क्या होता है, प्रॉफिट और गेन किससे होगा सर, ट्रांसफर से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको मार्क करके रखो। ये हो नहीं रहा है, पता नहीं। तो अगर कोई अराइजिंग होता है ट्रांसफर से, किसके ट्रांसफर से, अकाउंट कैपिटल असेट के, सर किसके ट्रांसफर से, सर कैपिटल असेट के ट्रांसफर। कब होना है, कोई भी अगर प्रीवियस ईयर में होता है, कोई भी प्रीवियस में, तो वो कैपिटल हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। कौन से साल में, कौन से प्रीवियस ईयर में, वही प्रीवियस ईयर में जिसमें ट्रांसफर हुआ है, अनलेस अंटिल वो एग्जम्प्ट नहीं है, अनलेस अंटिल वो ये सेक्शन के अंदर में एग्जम्प्ट नहीं है। बात समझे। तो कंडीशन क्या क्या हो गई अपनी, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, तो अपनी कंडीशन क्या क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं, तो अपना क्या होना चाहिए,
कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल गेन कब होगा कि आपके पास में कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसको क्या करूंगा मैं, ट्रांसफर करूंगा, उसको क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। उसमें से प्रॉफिट या फिर गेन होना चाहिए, तो बाजू में लिख दो कि गिफ्ट इज नॉट अलाउड, गिफ्ट इज नॉट अलाउड। तो वहां पे बोल रहा है कि आपके पास कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसको मेरे को ट्रांसफर करना चाहिए, उससे प्रॉफिट और गेन भी होना चाहिए। अगर प्रॉफिट और गेन चाहिए तो गिफ्ट कैसे आएगा इसके अंदर, बात समझ में आ रही है? ओके। और सर अगर मेरे को बताओ कैपिटल एसेट भी है, ट्रांसफर भी है और गिफ्ट भी है, लेकिन एग्जम्प्ट है, लेकिन क्या है, एग्जम्प्ट है, तो बेटा उसको भी मैं इस हेड में टैक्सेबल करता नहीं हूँ। तो सीधी सी बात अपने पढ़े कि अगर कोई चीज एग्जम्प्ट हो जाए तो उसको टैक्सेबल बोलते नहीं है। तो अगर मैं वापस से लिखूं, तो अगर यहाँ पे अगर आपको क्रक्स लिखना है तब लिखो 45 1, 45 सबसेक्शन 1। तो दो चीज क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। तो इन दोनों से या तो प्रॉफिट या फिर गेन होना चाहिए, और ये चीज एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, चीज एग्जम्प्ट होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आई? यहाँ पे एक लाइन वापस लिखिए, इन द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इफ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड कैपिटल गेन शैल अराइज एंड टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर। मतलब कौन से प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा जिसमें ये ट्रांसफर हुआ है, उसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो ये वाला, यहाँ पे लिखना 19, 20 और 21, यहाँ पे लिखना ट्रांसफर मतलब कि सेल, और यहाँ पे मनी रिसीव, यहाँ पे लिखना मनी रिसीव। तो सर वो टैक्सेबल होगा 19-20 में, सर टैक्सेबल होगा कब, 19-20 में। आई होप आपको इतना सा समझ में आएगा, इतना समझाने में को लगभग आधे से पौन घंटा लग चुका है। पर लेकिन सर ये चार्जिंग सेक्शन है, यहाँ से आपको चीजें समझ में आएंगी कि अपन ये कर क्यों रहे हैं। पक्का सर ये लॉजिक है जिससे अपन पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझ में आया? चलो सर शुरू करते हैं अब आगे का। तो यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं है कि कैपिटल एसेट क्या होता है। सर मेरे को समझ में नहीं आया कि ट्रांसफर, सर ट्रांसफर आपके लिए एनीथिंग, सर सेल हो जाए, लीज हो जाए, वो सब कुछ अपन ट्रांसफर में मानते हैं। उसमें आपको इतना अभी ये लेवल में काम करनी है, आपको इंपॉर्टेंट है कैपिटल एसेट क्या है। सर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैपिटल एसेट क्या है। तो सर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आपको सेक्शन 214 में दी हुई है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 14, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दिया हुआ है कैपिटल एसेट मतलब क्या। तो बहुत प्यारी डेफिनेशन है, मैं आपको बाद में बुक में लेके जाऊंगा, पहले मैं इसे समझो। तो क्या बोलना चाहते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 14, सेक्शन 2 क्लॉज 14 आपको सिंपल सी बात बोलना चाहता है कि एनी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जब एनी बात आ जाती है, तो जैसी मैंने बात की एनी की, तो मतलब कि मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल सब कुछ आ गया। मूवेबल ये आईटी होगा, तो मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल सब कुछ आ जाता। यानी एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड किसके पास होना चाहिए, ये हेल्ड बाय असेसी, हेल्ड बाय वन, हेल्ड बाय असेसी। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखता मैं, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ बिजनेस, whether or not connected with business or profession। सर आराम से एक एक वर्ड को समझना है, ये चैप्टर में बहुत आराम से धीरे धीरे आपको समझाना चाहता हूँ। सर क्या बोलना चाहता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, हेल्ड बाय असेसी। सर किसके पास में, यानी उसका ओनर, ओनर कौन होना चाहिए, असेसी होना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी काइंड में अगर हेल्ड करता है, कौन हेल्ड करता है, असेसी हेल्ड करता है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब कि वो आपके बिजनेस में यूज होती हो या बिजनेस में यूज होती ना हो, वो आपको, मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं सर उसको बिजनेस एसेट बोलने वाला हूँ, उसको मैं बिजनेस एसेट बोलने वाला हूँ। बात समझ में आई? सर वापस से मैं बोलूंगा सर 214, सर 214 क्या बोलता है, सर कैपिटल असेट, सर क्या बोलता है कैपिटल असेट, सर कैपिटल असेट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, सर कौन सी प्रॉपर्टी बोला, सर एनी प्रॉपर्टी, सर एनी प्रॉपर्टी बोलते मतलब कि वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल कुछ भी हो, कौन हेल्ड करना चाहिए उसको, असेसी को हेल्ड करना है। सर किसको हेल्ड करना है, सर असेसी को हेल्ड करना है। सर वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस प्रोफेशन और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस प्रोफेशन, उसको मैं क्या बोलूंगा, तो उसको मैं कैपिटल असेट बोलूंगा। सर होगा आपके मन में डाउट आना चाहिए, सर बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड नहीं है तो भी कैसे, सर थोड़ा 10 मिनट शांत रह जाओ बस, मैं सब कुछ कराऊंगा। सही हो गया,
पर दूसरा सर, दूसरा क्या बोला, जो FFI रहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ये जो लोग रहते हैं, अगर ये लोग कोई सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, बात समझना, अगर ये लोग कोई सिक्योरिटीज क्या करते हैं, परचेज करते हैं, थोड़ा समझना, एक मिनट, अगर ये लोग कोई भी सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी होते हैं और इन्वेस्टर भी बोला जाता है, इन अकॉर्डेंस विद सेबी की पॉलिसीज के हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विद सेबी एक्ट। सर सेबी कौन है, बताओ बताओ बताओ, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। तो सेबी एक इनका वो रहता है एपेक्स बॉडी, जो पूरा का पूरा लेन देन को मॉनिटर करता है, स्टॉक मार्केट वगैरह को। तो मैंने क्या बोला, अगर FFI सिक्योरिटीज परचेज करेगा, तो यहाँ पे आपका दिमाग बहुत ज्यादा खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका बिजनेस ही है, इनका क्या है, बिजनेस ही है सिक्योरिटीज परचेज करना और सिक्योरिटीज को बेचना। तो इसको कैपिटल गेन कैसे बोल सर, कैपिटल एसेट कैसे बोलूं सर, ये तो स्टॉक इन ट्रेड हुआ, तो ये क्या हुआ, स्टॉक इन ट्रेड हुआ। शांति सर, मैं आपको यही बात बोलूंगा, शांति शांति शांति, मैं सब कुछ कराऊंगा, मैं सब कुछ कराऊंगा सर। ये डेफिनेशन है किसकी, कैपिटल असेट की। तो ये डेफिनेशन है दो चीजें, तो मेरे को लगता है ये दो चीजों में ना तुमको यहाँ पे थोड़ा नहीं, ये मेरे को लग रहा है कि इधर का पार्ट तुमको ऐसा ना लगे कि कनेक्टेड है, पर ये साथ में आ रहा है। चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ वैसे, ठीक है। अब ऐसा मिलना, ये क्या बोलना चाहता है मेरे को, एनी प्रॉपर्टी, कोई भी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हो, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, हेल्ड बाय असेसी, हेल्ड मतलब क्या होगा, ओनर होगा, वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस प्रोफेशन और नॉट, यानी वेदर और कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब कि अगर मैं सिंपल से बोलूँ, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, अगर इसका ओनर कौन है, हेल्ड बाय असेसी फॉर बिजनेस और नो बिजनेस, इसको मैं क्या बोलूंगा, बिजनेस, इसको क्या बोलूंगा मैं, कैपिटल असेट बोलने वाला हूँ, इसको मैं कैपिटल असेट बोलने वाला हूँ। तो दूसरा पॉइंट क्या बोला, कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर परचेज करता है सिक्योरिटीज इंडिया में इन अकॉर्डेंस विद सेबी, उसको भी मैं कैपिटल असेट ही बोलूंगा, उसको भी मैं कैपिटल असेट ही बोलूंगा। इतनी बात ठीक हुई। चलो मैं आपको लेके जाता हूँ, सर पे क्या दिया हुआ, कैपिटल असेट, तो कैपिटल असेट सेक्शन 240 में दिया हुआ है, कैपिटल असेट मींस, कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, अंडरलाइन करेंगे, एनी काइंड वहां पे लिखेंगे, मूवेबल, इमूवेबल, कोई भी हो, हेल्ड बाय असेसी, हेल्ड मतलब क्या हो जाएगा, ओन बाय असेसी, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस से कनेक्टेड हो या बिजनेस से कनेक्टेड ना हो। अब दूसरा, सही हो गया पहला पॉइंट। सर दूसरा, एनी सिक्योरिटी, सर एनी सिक्योरिटी मतलब कि वेदर डेप ले रहा, वो बॉन्ड ले रहा है, शेयर्स ले रहा है, कोई भी, हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर FFI ने विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशन मेड बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि सिंपल से बोलूंगा मैं, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 9, अगर इनके हिसाब से अगर कुछ किया है, अगर इनके हिसाब से सिक्योरिटीज ने लिया है, तो इसको भी मैं क्या मानूंगा, इसको भी मैं कैपिटल असेट मानने वाला हूँ, इसको भी मैं कैपिटल असेट मानने वाला हूँ। सर ऐसा क्यों, तो आपका पहला चीज आपको लोगों को जो मेरे से पूछना चाहिए, सर क्या मजाक चल रहा है क्या सर, ये लोग जो बोलेंगे हम मान लेंगे क्या सर, हमको लॉजिक चाहिए जो आप बता नहीं रहे। सर थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको सब बताऊंगा। एक सेकंड में अपना वीडियो पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चार्जिंग खत्म हो गया इसका, मैं चार्जर ढूंढ के लाता हूँ। चलिए वापस से आ गया मैम, अपन यहाँ पे थे, तो अपन ने क्या बोला, एनी प्रॉपर्टी एनी काइंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया खरीदेगा तो वो सब कुछ आ जाएगा, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो ये सब कुछ था। लेकिन सर बट डज नॉट इंक्लूड, और ये सारे एक्सेप्शन दिए हुए, सारे क्या दिए हुए हैं, एक्सेप्शन दिए हुए। अब ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सर अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ, सर शुरू से शुरू करते हैं, तो क्या आपको तो पता है अपन क्लास ही वही है। सर सेक्शन 45(1) सर क्या बोलते हैं, आपके पास में कैपिटल असेट जरूरी है और ट्रांसफर जरूरी है, और साइड में लिख दो ना कि प्रॉफिट और वो चल रहे हैं। तो इसमें कैपिटल असेट कहाँ पे दिया हुआ है, ये सर दिया है 214 में, तो कहाँ पे दिया 214 में। सर इसका मतलब क्या होता है, सर आपकी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी, और तीसरा क्या है, पैसा लिखना, बिजनेस और प्रोफेशन कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, राइट और रॉन्ग, इससे कनेक्ट हो या ना हो उससे फर्क पड़ता नहीं है। तो दूसरी चीज क्या बोला, अगर FFI अगर कोई सिक्योरिटी खरीदता है विथ सेबी पॉलिसी, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल असेट हो जाएगा। लेकिन सर इसके क्या दिए हुए कुछ एक्सेप्शन, इसके क्या दिए हुए कुछ एक्सेप्शन, इसी चीज के क्या दिए हुए कुछ एक्सेप्शन, बात समझ में आई। सर तो एक्सेप्शन क्या बोलते हैं, सर मेरे को बताओ, जब मैंने बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो सर इसमें मेरा सबसे पहले बात, जो किराने वाला बेचता है, किराने वाला क्या सामान बेचता, तो वो अपना किराने का सामान मूवेबल, तो सर वो तो यहाँ पे भी आ जाएंगे क्या, सर दो बार टैक्स लगाएंगे क्या। सर PGBP में भी बोला था कि अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड का मैं अपने पर मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरी इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मेरे को बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी तुम यूज करोगे तो उस पर भी मैं टैक्स लगाऊंगा। तो सर एक किराने वाला मेरे को PGBP में भी टैक्स दे, सर वो मेरे को कैपिटल गेन में भी टैक्स दे, मजाक चल रहा है क्या, सब मजाक चल रहा है क्या। वो तो रास्ते में उतर आएंगे, तो वो तो धरने देने लग जाएंगे, गवर्नमेंट गिरा देंगे, तो गवर्नमेंट हो गई परेशान। तो गवर्नमेंट ने ये सेक्शन लिखने के बाद में लाए कुछ क्या, कुछ लेके आए, क्या लेके आए बेटा, वो लेके आए एक्सेप्शन। वो क्या लेके आए है, एक्सेप्शन, पक्की बात है। तो जो सबसे पहला आपका एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन नंबर 1 जो मैं बोलूंगा हम, वो था, जल्दी से अगर आपको गैस करना है तो गैस करो, स्टॉक इन ट्रेड। सबसे पहला जो एक्सेप्शन था उसको क्या बोला गया, स्टॉक इन ट्रेड बोला गया। यानी कि अगर आप जो स्टॉक इन ट्रेड से, अगर आप जो स्टॉक इन ट्रेड से कमाते या फिर स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हो, स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हो, तो उसे कैपिटल एसेट नहीं बोला जाएगा। सर एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं होगा, जिसको भी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है सब मान के चलो कि दुनिया की सबसे अच्छी राइटिंग है, मैं आपको डिक्टेट करा देता हूं। अगर आप जो स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हो सॉरी, अगर आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हो तो उसे कैपिटल असेट माना नहीं जाएगा। मतलब कि ये जो ऊपर रूल पड़े ये एनी काइंड में एक चीज तो नहीं आएंगी सर, कौन सी, स्टॉक इन ट्रेड, कौन सी चीज नहीं आएंगी सर, स्टॉक इन ट्रेड। पर सर यहाँ पे समझना, सर ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, सर ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, मतलब क्या, सर मैंने बोला ये स्कूल है, स्कूल में डांस प्रोग्राम होगा, सर डांस प्रोग्राम होगा, पर क्लास 9th नहीं रहेगी, क्लास 9th नहीं रहेगी। या फिर एक इजी तरीके से बताता हूं, अभी जो रूल आया, मान लो ये स्कूल है, स्कूल में बोला गया कि नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है, नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है, ये जनरल सबके लिए, पर 10th वाले नहीं देंगे। क्या बोला गया, 10th वाले नहीं देंगे, क्या बोला गया, नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है पर 10th वाले नहीं देंगे, मतलब कि स्कूल से नेक्स्ट मंथ के एग्जाम से 10th वालों को क्या किया गया,
एग्जम्प्ट किया गया, पर विजय, यश और यश एग्जाम देंगे। मतलब कि ये इनको एग्जामिशन मिला था, ये एग्जामिशन से इनको एग्जाम कर दिया गया। वर्ड सुनना, जिन लोगों को एग्जामिशन मिला था वो एग्जामिशन से उन लोगों को एग्जाम किया गया। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? सर ऐसा इसीलिए, तो इसका अगर मैं मतलब बोलूं, मेरे को तो इन सब लोगों को एग्जाम देनी पड़ेगी। इन सब लोगों को एग्जाम देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? इन सबको एग्जाम देनी पड़ेगी, क्योंकि सर स्कूल वालों ने 10th वालों को एग्जाम किया, लेकिन ये एग्जामिशन में से कुछ लोगों को एग्जाम कर दिया। वैसे ये है सर, इसमें से स्टॉक इन ट्रेड को क्या मिला? एग्जामिशन मिला। सर इसमें से स्टॉक इन ट्रेड को क्या मिला? एग्जामिशन मिला। लेकिन स्टॉक इन ट्रेड ने इस अपने उससे से एक एग्जाम निकाल दिया। सर तो एग्जामिशन का एक्सेप्शन है ये। एग्जामिशन का क्या है ये? एग्जामिशन है। इसका एग्जामिशन क्या है? वो एफआई वाले, एफआई वाले अगर स्टॉक इन ट्रेड करेंगे, स्टॉक इन ट्रेड करेंगे तो उनको कैपिटल असेट माना जाएगा। सब इतना दुराचार अत्याचार क्यों कर रहे हैं अपन स्टॉक इन? तो एक्चुअली इनको अपन बेनिफिट दे रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा लॉजिक अभी बता देता हूँ। सर मैं आपको रेट पढ़ा चुका हूँ पहले ही। सर अगर आपको रेट्स याद होगी तो इंडिविजुअल को मैक्सिमम 30% रेट दे सकता है वो 10 लाख के ऊपर की इनकम का। सर और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कैपिटल गेन के जो रेट है, कैपिटल गेन के जो टैक्स रेट है वो कम है। वो है नॉर्मली 10%, 15% और 20%। जो लॉन्ग टर्म वाले उसमें 10, 15, 20% तक टैक्स रेट है। मैं कहता हूँ अगर उनको स्टॉक इन ट्रेड बोला जाए तो उनको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। उनको कितने के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा? 30% के हिसाब से। इसलिए गवर्नमेंट उनको प्रमोट करना चाहती है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहती है? प्रमोट करना चाहती है कि हमारे आके शेयर्स खरीदो। इसलिए उनको लेस टैक्स देना पड़े। उनको कितना टैक्स देना पड़े? लेस टैक्स देना पड़े। इसलिए उनको क्या माना गया? उनके असेट को उनके कैपिटल असेट माना गया। ये और आगे डिटेल में अच्छे से यूज होगा, पर अभी मेरा पहला है कि जो याला है इस चीज, इसमें से पहला एग्जाम्पशन दिया गया। एग्जाम्पशन किसको? स्टॉक इन ट्रेड को। किसको एग्जाम्पशन दिया गया? स्टॉक इन ट्रेड को। तो स्टॉक इन ट्रेड अगर आप बेचते हो तो उसको कैपिटल असेट माना नहीं जाएगा। लेकिन सर ये एफआई वाले को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपन लोग स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे। इनका स्टॉक इन ट्रेड को अपन कैपिटल असेट मानेंगे। इनके स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट मानेंगे। तो समझ में आया क्या? सर थोड़ा सा रिपीट कराओ ना। सर देखो सबसे पहले शुरू करेंगे अपने 45(1). तो 45(1) में क्या बोले? सर कैपिटल असेट होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। सर कैपिटल असेट कहाँ पे पढ़े? 2 सेक्शन 14। तो इसमें क्या बोले? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, पीए पाक नहीं लिखना, पाकिस्तान नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। सर क्या प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड? हेल्ड बाय असेसी, हेल्ड बाय असेसी, वेदर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन और नॉट, बिजनेस प्रोफेशन और नॉट। पक्की बात? और क्या था? एफ आई वाले अगर सेबी के हिसाब से सिक्योरिटीज लेंगे, सेबी के हिसाब से क्या लेंगे? सिक्योरिटी। लेकिन इसके क्या थे? कुछ एक्सेप्शन। इसके क्या है? कुछ एक्सेप्शन। पहला क्या है? स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। पर स्टॉक इन ट्रेड को अपन कैपिटल असेट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन एफ आई वालों को स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे, एफ आई वाले को स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे। आई होप इतना इतना ही पढ़े अपन ने अभी तक के, आपको अभी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सर और थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ इसको मैम, क्योंकि एक ही उसमें जो चीजें खत्म हो जानी चाहिए इसलिए। तो सर पहला, एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन, ये वर्ड देखना, अदर देन सिक्योरिटीज रेफर इन पॉइंट बी। पॉइंट बी मतलब कि ये वाली इसमें भाषा में, कंज्यूमर स्टोर्स रॉ मटेरियल है फॉर द पर्पज ऑफ, यानी कि ये देखो अदर देन ये, और ये जो है सारी, ये सारे के सारे को मैं कैपिटल असेट मानने वाला नहीं हूँ। इन सबको मैं कैपिटल असेट मानने वाला नहीं हूँ। बात समझे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर इसको भी नहीं मानेंगे, कंज्यूमर इसको मानेंगे। यहाँ पे देखो ना कॉमा दिया हुआ है, छोटा सा कॉमा दिया हुआ है, मतलब किसी भी इसको नहीं मानेंगे। अदर देन सिक्योरिटी रेफर इन पॉइंट बी। पक्की बात है? इन सबको अपन मानने वाले नहीं है। सर और किसको मानेंगे? सर जो भी पर्सनल इफेक्ट देता हो, जो भी क्या देता हो? पर्सनल इफेक्ट देता हो। सर मतलब क्या? पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू सेम मूवेबल प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल, इंक्लूडिंग अपैरल एंड फर्नीचर। सब फर्नीचर जो अपैरल वगैरह रहते हैं, हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज, मतलब कि बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है, और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम बट एक्सक्लूड्स। सर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सर इंपॉर्टेंट इसलिए है, बात समझना। मैंने यहाँ पे क्या बोला वापिस से? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। सर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड बोलने से बात समझना, अगर मैं घर का यूटेंसिल बेचूं, घर का क्या बेचूं? यूटेंसिल बेचूं,
तो उस पर भी मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा। घर के बर्तन, घर का मैं कपड़ा बेच दिया मान लो किसी को मैंने, तो उसमें भी कैपिटल गेन आ जाएगा। तो मान लो मैंने अपने ईयरफोन, मेरे पास ईयरफोन पड़े हुए थे, मैंने अपने दोस्त को बेच दिया 100 रुपए में, तो उसमें भी कैपिटल गेन आ जाएगा। तो मैंने अपना मोबाइल फोन जो मैंने उसको रिप्लेस कराया, मतलब कि मैंने उसको अमेजोन पे बेचा, रिप्लेस कराया, तो उसमें भी कैपिटल गेन आ जाएगा। बात समझ आई? तो यानी कि छोटी छोटी चीजों में भी कैपिटल गेन आ जाएगा। मतलब इतना गवर्नमेंट देखी क्या सर, मैं क्यों दूं इतना टैक्स गवर्नमेंट को, सर पागल हो गए हो? तो सर ने गवर्नमेंट ने रूल लाई कि जो भी पर्सनल आइटम रहेंगे, पर्सनल आइटम मतलब कि जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। अब सर मेरा यहाँ पे मान लो मेरे पापा ने मेरे को खरीद के दिया मोबाइल, मोबाइल मैं यूज कर रहा, अब ये हेल्ड बाय कौन है? मैं है, मेरे नाम पे है। अब मैंने बेचा, तो क्या मेरे पापा को टैक्सेबल कर देंगे क्या? तो उन्होंने एक और पॉइंट लाया, पर्सनल आइटम बिजनेस और प्रोफेशन के लिए नहीं होना चाहिए, वेदर उसको असेसी यूज कर रहा है या फिर उसका कोई भी फैमिली मेंबर यूज कर रहा है, या उसका कोई भी फैमिली मेंबर यूज कर रहा है, तो ये भी अपना कैपिटल असेट नहीं है। और सर कैपिटल असेट नहीं है, मेरे को तो 45(1) लगेगा क्या? 45(1) लगने के लिए मेरे को इंपॉर्टेंट है कि असेट का क्या होना जरूरी है, कैपिटल असेट, और उसका क्या होना जरूरी है, ट्रांसफर। सर अगर कैपिटल असेट ही नहीं रहेंगी चीजें तो क्या 45(1) लगेगा? सर नहीं लगेगा। इसलिए वहां पे बोला गया है कि जो भी चीज आपकी पर्सनल आइटम है, जो भी चीज आपकी क्या है पर्सनल आइटम, अगर आपको असेसी यूज करता है उसका फैमिली मेंबर, तो उसको अपन लोग कैपिटल असेट मानने वाले नहीं है। तो ये वही दिया हुआ है का क्या सर, यहाँ पे यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पर्सनल इफेक्ट वाली चीजें जो कि मूवेबल होगी, यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह नहीं आएंगी सर। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी आइटम लेना है अपन को? मूवेबल लेना है, इसको अंडरलाइन करके रखेंगे, सिर्फ कौन से आइटम लेंगे? मूवेबल रहेंगे, इंक्लूडिंग फर्नीचर, फर्नीचर को अपन मूवेबल मानते हैं। हेल्प फॉर पर्सनल यूज, जिसको किसके लिए? तो अगर बिजनेस ले रखा है तो कैपिटल असेट है, अगर बिजनेस ले रखा है तो कैपिटल असेट है। ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट, फैमिली मेंबर क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए। बट एक्सक्लूड, वापस से एग्जम्पशन में, एग्जम्पशन मतलब कि ये सारे इंक्लूड हो गए, ये सारे इंक्लूड हो गए। सर किस में इंक्लूड होंगे? सर आपके कैपिटल असेट की डेफिनेशन में हो गए। सर देखोगे ना तो ये महंगी चीज है सर, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी आर्ट ऑफ वर्क, सारी चीजें क्या है? महंगी चीजें है, इसलिए इनको कैपिटल असेट माना गया है, इसलिए इनको कैपिटल असेट माना गया है। बात समझ में आई? सर ये नाम याद करने पड़ेंगे? हाँ सर याद करने पड़ेंगे, हाँ सर याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो कोई भी आप बना लो यहाँ पे, एक्चुअली इसमें काफी सारी चीज आती है, मैं अगर आपको लिखाऊं, इसका एक बना हुआ है बस 10 पीजे, या मैंने पवन साड़ा सर की बुक में था। एक्चुअली इसमें नाम भी बहुत सारे, यहाँ पे काफी कम नाम दिए हुए हैं, मैं को बताता हूँ। बी मतलब कि बुलियंस, जो इंपॉर्टेंट स्टोन्स वगैरह रहते हैं उनको। ए से क्या होता है? आर्ट, आर्ट एंड स्ट्रक्चर। एस से क्या होगा? स्कल्पचर्स मतलब कि पेंटिंग। डी से क्या होगा? ड्राइंग। ए से क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल वर्क। एस से क्या होगा मेरे ख्याल से, मैं एक एस भूल गया हूँ, मैं याद आएगा तो बताऊंगा। ये होगा इससे पेंटिंग, और इससे होगा ज्वेलरी। बुलियंस, आर्ट, स्कल्पचर, ड्राइंग, आर्कोलॉजिकल वर्क, बस 10 पीजे। स्कल्पचर, मेरे को याद नहीं आ रहा है इससे, मेरे ख्याल से स्टोन्स वगैरह कुछ था। तो ये सारे नाम अगर आपको दिखते हैं तो याद करने पड़ेंगे ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आपके कैपिटल असेट में आएंगी, ये सारी चीजें आपके कैपिटल असेट में आएंगी। बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग पढ़ लोगे, तो यहाँ पे नोट करना, आइटम ऑफ पर्सनल यूज हाउस होल्ड फर्नीचर, यूटेंसिल्स, टीवी, फ्रिज, सोफा, पर्सनल मोटर कार एक्सेट्रा शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट एंड एनी अमाउंट रिसीव ऑन देयर सेल शेल नॉट बी टैक्सेबल टू अंडर एनी हेड, क्योंकि अगर कैपिटल असेट ही नहीं है तो 45(1) लगेगा नहीं। बात समझ में आई? सर इधर देख लेते हैं, ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानूंगा भी और कई बार इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा, इसलिए फाइनल में ज्यादा काम आएगा। बात समझना, अब जब ज्वेलरी बोलो तो ज्वेलरी सर बहुत सारी हो सकती है। सर ज्वेलरी के बिस्किट हो सकते हैं, सर ज्वेलरी मतलब कि मेरे पास हार वगैरह हो सकते हैं, अंगूठियां हो सकती हैं। देखो ऑर्नामेंट मतलब कि ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी प्रेशियस मटेरियल और एनी अलॉय containing one or more such precious material, whether not containing any precious or semi precious stone, whether not work on seen on any apparel। मतलब कि अगर आपकी साड़ी में भी कोई ऐसा लगा हुआ है,
अगर आपकी साड़ी में भी कोई स्टोन वगैरह लगे तो ये भी आपका कैपिटल एसेट हो जाएगा। अगर मान लो कि अगर आप कोई आपने बैग लिया, बैग में आपने कुछ हीरे गुदवा दिए तो अभी वो भी आपका कैपिटल एसेट हो जाएगा। ये वही ना, वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन एंड वेदर नॉट वर्थ ऑन सीन इन एनी वियरिंग अपीयर, मतलब कि अगर आपने कोई साड़ी पहन के रखी उसमें आपने सोने का कुछ लगवा दिया, सोने की जरी वगैरह होती है, वो सबको मैं ज्वेलरी बोलता हूँ। फिर प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन वेदर नॉट सेट इन एनी फर्नीचर यूटेंसिल और एनी अदर आर्टिकल वर अवेलेबल, ये फालतू दिया हुआ है। यानी कि सिंपल से बात है, अगर कोई यूटेंसिल में आपने सोने का बना के रखा है या फिर जड़ा हुआ है वो किसी भी चीज है तो उसको भी मैं ज्वेलरी बोलूंगा, उसको भी मैं ज्वेलरी बोलूंगा। तो सर अपन ने अभी तक की क्या क्या पढ़ा? अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। अपन ने क्या क्या देखा? सबसे पहले 45(1), सर आपका क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट। सर कैपिटल एसेट क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? प्रॉफिट ऑन गेन अराइजिंग इन अ प्रीवियस ईयर, उसी साल में क्या होगा? टैक्स होगा। तो इसको अपन ने फिर देखे 2 सेक्शन 14 में। तो वहाँ पे क्या देखे कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इसको कौन हेल्ड करेगा? हेल्ड बाय असेसी, वेदर और नॉट, वेदर बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद में और क्या होगा? FFI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर सेबी के अकॉर्डिंग कोई सिक्योरिटी बाय करता है तो भी मेरा कैपिटल एसेट रहेगा। पर इनके क्या थे कुछ एक्सेप्शन, इसके क्या थे कुछ एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन क्या था? स्टॉक इन ट्रेड, मतलब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट होता नहीं है, पर इसका भी एक्सेप्शन था क्या? FFI वाले, पक्की बात है। तो दूसरा क्या पढ़े अपन ने? पर्सनल इफेक्ट। तो पर्सनल इफेक्ट कौन सा दूंगी? सिर्फ सब मूवेबल का दूंगे। अगर कोई बिल्डिंग है उसमें आप खुद रहते हो घर पे तो बोलना नहीं सर कि पर्सनल इफेक्ट है, इस पर टैक्स क्यों आया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए? वो मूवेबल रहना चाहिए। उसके साथ में इसमें भी एग्जम्पशन है, वापिस से एग्जम्पशन में एग्जम्पशन क्या मिल रहा है मेरे को? बस 10 पीजे से बस 10 पीजे क्या है तो आपको समझना पड़ेगा। बुलियंस, आर्कोलॉजिकल वर्क, स्कल्पचर, ड्राइंग, एनी आर्ट्स ऑफ वो स्कल्पचर्स हो गया तो एस से क्या बन जाता है यार, मैं बताऊंगा। सब पी से था पेंटिंग और जी से एकदम ज्वेलरी, पक्का। ये सारी चीजें रहेंगी। फिर ऑर्नामेंट वगैरह अपन ने देखे कि अगर आपकी साड़ी वगैरह में कुछ लगा हुआ है तो भी वो इंक्लूड करेगा, साड़ी वगैरह में लगा तो भी इंक्लूड करेगा। तो तीसरा है इसमें रूरल एग्रीकल्चर लैंड। इसको मैं कैपिटल असेट ही में मानता हूं, मतलब कि अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरिया में, कहाँ पे है? रूरल एरिया में अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको भी मैं कैपिटल असेट मानता नहीं, उसको भी मैं कैपिटल असेट मानता नहीं हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो तीसरा आ गया, अपन नीचे आ गए। फिर क्या दिया हुआ है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड, मतलब कि एनी लैंड एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया नॉट बीइंग अ लैंड सिचुएटेड। अब यहाँ पे मेरे को ये बहुत बड़ा डिस्कशन है कि किसको रूरल बोलो किसको रूरल नहीं बोलूं, किसको रूरल बोला जाएगा और किसको रूरल बोला नहीं जाएगा। तो ये पूरा डिस्कशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे काफी डिटेल में। इंपॉर्टेंट ये अभी आपके लिए ये है कि मान लो कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट होती है नहीं है, कैपिटल एसेट होती नहीं है। तो उसके साथ में कुछ बॉन्ड भी है, या नॉट नॉट सच इंपॉर्टेंट, इसको एक बार पढ़ के जाना। ये सारों में भी कैपिटल एसेट होते नहीं है, सारे भी कैपिटल एसेट होते नहीं है, पक्की बात है। फिर अपना यहाँ पे खत्म हो जाएगा, अपना नया टॉपिक शुरू होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग, नया टॉपिक शुरू होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगला लेक्चर 15 से 20 मिनट का होगा जिसपे अपन डिस्कस करेंगे कौन सी लैंड रूरल है और कौन सी लैंड अर्बन है। काफी अच्छा डिस्कशन होगा। अगर मैं अभी आपको समअप करूँ तो मेरे साथ थोड़ा सा रिवाइज करना। मेरे साथ रिवाइज कैसा करोगे सर? मैं कहता हूँ सबसे पहले क्या शुरू करें? 45(1). तो 45(1) क्या बोला कि आपको क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट। सर क्या करना चाहिए? उसको ट्रांसफर करना चाहिए। तो उससे क्या होना चाहिए? सर प्रॉफिट और गेन होना चाहिए। सर प्रॉफिट और गेन कहाँ पे टैक्सेबल होगा? सर प्रीवियस ईयर में, जिस भी साल में उसको क्या किए पैसा मिला है ट्रांसफर किए, जिस भी साल में उसको क्या किए ट्रांसफर किए, पक्की बात है। अगर मैं आपको सीधा सीधा यही से लेना चाहूँ तो ज्यादा मजा आएगा। तो अपन ने पढ़ा था सर क्या होना चाहिए? प्रॉफिट और गेन होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और क्या नहीं होना चाहिए सर? सर वो एग्जम्प्ट होना नहीं चाहिए, एग्जम्प्ट होना नहीं चाहिए। तो अगर कंडीशन बोलूँ तो क्या होना चाहिए सर? कैपिटल एसेट, ट्रांसफर, प्रॉफिट और गेन होना चाहिए और एग्जम्प्ट होना नहीं चाहिए। फिर ये एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। सर कैपिटल एसेट क्या होते हैं कि एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय असेसी वेदर नॉट बिजनेस और प्रोफेशन, पक्का। FFI वाली सिक्योरिटीज भी होनी नहीं चाहिए। तो उसके अंदर एग्जाम्पशन थे स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, और फिर अपन ने ये सब कुछ देखे, पक्की बात है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। अपने यहाँ पे ऊपर में कुछ चीजें देखी थी, तो ये टेक्निकल वर्ड देखे थे। फुल पीरियड ऑफ कंसिडरेशन निकालना है, एक्सपेंस और ट्रांसफर निकालना है, नेट सेल कंसिडरेशन मिलेगा, उससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, तो कैपिटल गेन मिलेगा और एग्जाम्पशन होगा तो उसको हटा दूंगा। तो ये सारी चीजें होने के बाद में अपन अभी मैं नेक्स्ट सेशन में शुरू कर रहा हूँ आपका रूरल अर्बन लैंड क्या होती है, पक्का।
तो अपना फिर ये टॉपिक खत्म होगा, फिर अपन जाएंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग में। अगर मैं आपको दिखाऊँ आपके नोट्स तो देखो ये अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ से शुरू होगा। इसमें अपन सीखेंगे शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, फिर इसमें असेसमेंट क्या है, ये आ जाएगा अपना। फिर गिफ्ट में मिला है तो क्या होगा, सारे अमेंडमेंट है। फिर ट्रांसफर क्या होता है, सेक्शन 247, ये बहुत सिंपल सा है, ये बहुत सारे पॉइंट है उसमें, ट्रांसफर में सब कुछ आता है। फिर ये ट्रांसफर होने के बाद में अपन आएंगे टैक्स रेट पे, जो अपन थोड़ा सा बाद में करेंगे। टैक्स रेट से पहले अपन आएंगे कंप्यूटेशन पे, तो क्योंकि थोड़ा बाद में होगा तो मजा आएगा। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में आएंगे कि किस तरह से कंप्यूट होगा। मैंने आपको सिखा दिया हूँ कि अपन क्या निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से लेस होगा क्या, एक्सपेंसेस, क्या मिलेगा, नेट कंसिडरेशन। फिर आपको होगा ये दो चीज़ें होंगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है वही सिखाऊंगा मैं। फिर आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उससे लेस होंगे एग्जम्पशन, तो क्या मिल जाएगा, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पक्का। फिर इंपॉर्टेंट रहेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जहाँ से अपना एक्चुअल टॉपिक शुरू होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये सारे आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के टॉपिक है। एक बार ये खत्म होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वापस आएंगे, क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना बाद में है। एक थोड़ा सा ब्रीफ में नॉलेज पहले है। फिर यहाँ से जो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शुरू होगा, तो आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यहाँ तक अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। उसके आगे भी है, हाँ ये स्पेशल सेक्शन भी पूरे के पूरे वही है, ये भी वही है। फिर अपना आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ से अपन पढ़ेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है। फिर अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, फिर एग्जाम्शन आएंगे, फिर अपना चैप्टर वहाँ पे कहीं पर खत्म होने वाला है। पक्की बात है। तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। आराम से जब तक शांति से नहीं पढ़ोगे आपको मज़ा नहीं आएगा, और जब तक शांति से अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब भी मज़ा नहीं आएगा। पक्की बात है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के थैंक यू, गुड बाय। और पढ़ो ये अच्छे से 2 बार पढ़ो।